भारत का कल्चर कितना पुराना है, अगर इसका अंदाज़ा आपको नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मोहनजोदारो की साइट है पाकिस्तान में, वो साइट 620 एकड़ में फैली हुई है। मतलब 1.5 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में। अगर एक स्क्वायर शेप की सिटी मान ले हम, तो इतनी बड़ी सिटी आज से लगभग 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। भारत इतना पुराना कंट्री है और इतने बड़े सिटी में, जो कि 620 एकड़ का सिटी है, वो वेल प्लान्ड था। ग्रिड टाइप सिटी बनी हुई थी, वेल प्लान्ड नालियां थी, बड़े बड़े बाथ थे। और आज के डेट में भी भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी क्या, लगभग 90% सिटी प्लान्ड है ही नहीं। और आज से 5000 साल पहले भारत में इतनी प्लान्ड सिटी एग्जिस्ट करती थी। और अभी तो ट्रेलर है मात्र है, अभी न जाने कितनी साइट अभी एक्सकेवेट होंगी, ऐसी इनको एक्सप्लोर करना है अभी। चलो बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं इन चीज़ों को कि भारत में मनुष्य का आगमन कैसे हुआ, भारत में सिविलाइजेशन कैसे बिल्ट हुई है, और भारत में कितने अलग अलग प्रकार की जातियाँ रहती हैं। हैप्लो ग्रुप के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि भारत में कितने अलग अलग टाइप के हैप्लो ग्रुप वाले लोग रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में, बहुत ही आसान से शब्दों में, और आपको बिल्कुल मज़ा आएगा ही आएगा। देखो, लगभग आज से 70,000 साल पहले अफ्रीका से ह्यूमन माइग्रेट होते हैं एशिया और यूरोप के लिए। मतलब वो अफ्रीका को छोड़कर यूरेशिया वाले लैंड पर आ जाते हैं। लगभग 60 से 62,000 साल पहले यही अफ्रीका से निकली हुई टुकड़ी आज के हमारे भारत देश में आती है, वाया ईरान वगैरह मिडिल ईस्ट से होते होते ये भारत में आ जाती है। जब ये भारत में आती है ये टुकड़ी, तब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट म्यूटेशन होता है इसके जीन में, और ये हैप्लो ग्रुप एफ वाले लोग बन जाते हैं। ये जो हैप्लो ग्रुप एफ है, ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैप्लो ग्रुप है आज की डेट में जो ह्यूमन है उनके लिए। क्योंकि इस प्लैनेट अर्थ पर जितने भी नॉन अफ्रीकन ह्यूमन रहते हैं, उनमें से 90% जो ह्यूमन हैं वो इसी हैप्लो ग्रुप एफ से ही इवॉल्व हुए हैं। चाहे वो गोरे गोरे दिखने वाले यूरोपियंस हो, स्कैंडिनेवियन हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, कुछ भी हो, वो सब इसी हैप्लो ग्रुप एफ से ही इवॉल्व हुए हैं। और ये बाकायदा भारत में इवॉल्व हुआ था। यही हैप्लो ग्रुप एफ जब कई विभिन्न जगहों पर माइग्रेट होता है, तो कई अलग अलग टाइप के हैप्लो ग्रुप में इवॉल्व हो जाता है। जैसे हैप्लो ग्रुप जी हो जाता है कॉकेश वाले इलाके में, हैप्लो ग्रुप जे हो जाता है उसी कॉकेशन वाले पर्वत के अराउंड और थोड़ा उसके साउथ वाले इलाके में, हैप्लो ग्रुप एन ओ हो जाता है चीन में जाके, हैप्लो ग्रुप आर हो जाता है भारत में और साइबेरिया वाले इलाके में, नॉर्थ के, सेंट्रल एशिया के नॉर्थ वाले इलाके में। और ये भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैप्लो ग्रुप में इवॉल्व हो जाता है जो आज भी भारत में है, वो है हैप्लो ग्रुप एच। और ये हैप्लो ग्रुप एच इवॉल्व होता है आज से लगभग 50,000 साल पहले। ये हैप्लो ग्रुप एच आज भी आप भारत में देखोगे। ये हैप्लो ग्रुप एच आज भी भारत के लगभग हर जातियों में, हर एक ट्राइब में पाया जाता है। आदिवासियों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ उच्च जातियों में थोड़ी मात्रा में, लेकिन पाया ज़रूर जाता है। और कुछ मध्यम वर्ग के लोगों में और एससी कैटेगरी के लोगों में तो ये हायर लेवल पे पाया जाता है, बट ये पाया सब में जाता है। देखिए, इसी तरह भारत में कुछ और भी हैप्लो ग्रुप उस टाइम पर थे, जैसे हैप्लो ग्रुप सी, हैप्लो ग्रुप डी हो गया। और इसी हैप्लो ग्रुप एफ से ही, जो सबसे पुराना था, जो सभी का पिता है 90% नॉन अफ्रीकन ह्यूमन का, उसी से इवॉल्व हुए कुछ, जैसे हैप्लो ग्रुप एल, ये सब भी भारत में उस समय मौजूद थे या फिर मौजूद होने वाले थे लगभग 30-35 हज़ार साल के टाइमलाइन में। ये सब जो सारे के सारे पुराने लोग थे भारत में, ये हैप्लो ग्रुप एच, हैप्लो ग्रुप सी, हैप्लो ग्रुप डी, ये सब वगैरह, इन सब को मिलाकर एक टर्म इवॉल्व किया गया और इन्हें कहा गया साउथ एशियन हंटर गैदरर। क्योंकि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड है ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की जातियाँ आज से बहुत हजारों साल पहले से ही इस देश में रहती आ रही हैं। इसीलिए इन सब को मिलाकर कहा गया साउथ एशियन हंटर गैदरर, या फिर कहा जाता है इन्हें एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। ये टर्म याद रखना, एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन या फिर साउथ एशियन हंटर गैदरर। यही है वो बेजल लोग जो पूरे भारत को बसाने वाले हैं। ये पत्थरों के टूल का इस्तेमाल करते थे जानवरों की खाल उतारने के लिए, हड्डियों पर इस्तेमाल करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए और पौधों वगैरह को काटने के लिए। ये टूल बहुत छोटे छोटे होते थे, पत्थरों के नुकीले से। समय बीतता है, ये कई हजार साल तक पूरे भारत भर में इसी तरीके से फैलकर हंटर गैदरर की लाइफ जीते थे। जानवरों को मारते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे, फिर खाते थे। ये कई हजारों साल तक चला था, लगभग 30-40 हजार साल तक। तब तक जब तक
एक बहुत ही अलग किस्म के लोग, एक अलग जेनेटिकली और अलग कल्चरली लोग भारत में एंटर होते हैं ईरान के साइड से। ईरानियन पैस्टोरलिस्ट लोग, वो जो खेती करना जानते थे। मैंने आपको पिछले के वीडियोस में बताया है कि खेती की शुरुआत एनाटोलिया वाले रीजन से, जो आजकल का टर्की है, वहाँ से हुआ था लगभग 10 से 11 हज़ार साल पहले। वहाँ से खेती सीखकर एक बहुत ही डिस्टिंक्ट ग्रुप, हैप्लो ग्रुप J2 वाले भारत में आते हैं। आज के पाकिस्तान वाले इलाके में, बलोचिस्तान वाले इलाके में आते हैं और वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं। ये हैं ईरानियन पैस्टोरलिस्ट लोग, ईरानियन फार्मर भी कहते हैं इन्हें। भारत में इनकी एंट्री लगभग 10,000 साल पहले होती है, 10 से 11 हज़ार साल पहले इनकी एंट्री होती है। और ये आज के पाकिस्तान के बलोचिस्तान के मेहरगढ़ नाम के स्थान पर खेती करना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेहरगढ़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाका है। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी 5,000 साल पहले, लगभग 5 से 4,000 साल पहले के भी मानव बस्ती के अवशेष मिलते हैं, जो ये बताता है कि ये प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। मतलब सिविलाइजेशन जो बिल्ट होने वाला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके लिए ये बेस का काम करेंगे, उसके लिए ये आधार का काम करेंगे। कैसे? खेती लाकर। मेहरगढ़ की जो खोज है वो 1974 में एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था, जिनका नाम था जीन फ्रांसवा जैरिगे, और उनकी पत्नी भी साथ में थी। उन्होंने मिलकर इसकी जब खुदाई किया तो उन्हें यहाँ पर खेती के बहुत सारे अवशेष मिले, मिट्टी के बहुत ही प्लांट घर मिले वहाँ पर, और मिट्टी के कुछ बर्तन मिले, जो ये बताता था कि आज से लगभग 9,000 साल पहले दक्षिण एशिया में, मतलब भारत में ही, बहुत ही उन्नत किस्म की सभ्यताएं पहले से ही मौजूद थी। लगभग 10,000 साल पहले से ही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान से आए हुए ईरानियन जो फार्मर थे बस वही खेती करते थे भारत में। आजकल का जो मॉडर्न प्रयागराज है, उसके बगल में मिर्ज़ापुर और उसके बगल में सोनभद्र, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी बहती है, बेलन नदी। इस बेलन नदी के आसपास भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो ये बताता है कि यहाँ पर आज से लगभग 10,000 साल पहले चावल की खेती होती थी। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे आपको बता दूं, ये वाला जो इलाका है, प्रयागराज वाला, मिर्ज़ापुर वाला, ये सोनभद्र वाला, वो आज भी 2025 में भी पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर्ड है। इसको अभी तक एक्सप्लोर्ड किया ही नहीं गया है। और ये जो बेलन नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो लगभग 20,000 25,000 साल पुराने मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिले हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। बेलन नदी घाटी सभ्यता बहुत पुरानी हो सकती है भारत की, अगर इस पर खोज की जाए तो। फिलहाल ये अभी रिसर्च की बात है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि भारत में ईरान से आए हुए कुछ ईरानियन पैस्टोरलिस्ट या फिर ये ईरानियन फार्मर ने मेहरगढ़ में पहली बार खेती करना शुरू किया। वो कई हजार साल तक, लगभग 1-2 हज़ार साल तक यहाँ पर खेती करते रहे। और वो जो भारत के मूल निवासी थे, एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन या फिर साउथ एशियन हंटर गैदरर, उनके साथ मिक्स नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे ये भारत के पूर्वी भाग में भी बढ़ने लगे। और पूर्वी भाग में जब ये बढ़ने लगे तो वहाँ पर ये भारत के जो सबसे पुराने लोग हैं, उस समय भी 20-25 हज़ार 30 हज़ार साल से जो रह रहे थे, आप लोग ग्रुप H वाले, साउथ एशियन हंटर गैदर, उनके साथ ये धीरे धीरे करके मिक्स होने लगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे ये जो ईरानियन फार्मर थे, एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन थे, ये सब नदियों के किनारे आकर खेती करने लगे और धीरे धीरे गाँव को बसाने लगे। यही गाँव धीरे धीरे अब सभ्यता का रूप लेने वाला था। लगभग आज से 7000 BC से लेकर 3500 BC तक सिंधु नदी के आसपास बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे खेती वाले, कल्चर वाले साइट आज के डेट में हम ह्यूमंस को पता है। आपको एक बात बता दूं, कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर होता है। कल्चर होता है एक बिलीफ सिस्टम, जीवन जीने की ये एक कला होती है, आप ये कह सकते हो। आपको कैसे जीना है, खेती करके जीना है, चरवाहों के रूप में जीना है, कैसे भी करके। जब भी आप कल्चर शब्द सुनो तो ज़्यादा प्रिमिटिव उस चीज़ को मानो, जैसे हो गया विशेष पहनावा पहनना, विशेष टाइप के भोजन खाना, ये सब कल्चर का हिस्सा होता है। और सिविलाइजेशन होता है एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना, जैसे लेखन हो गया, राइटिंग वगैरह हो गई, या फिर समाज की ऐसी व्यवस्था, हायरार्की बनाना, व्यवस्थित रूप से घर बनाना, ये सब सिविलाइजेशन होता है। लॉ एंड ऑर्डर, ये सब सिविलाइजेशन का पार्ट होता है। तो सिविलाइजेशन बिल्ट होने से पहले कल्चर डेवलप्ड होता है। न्यूलिथिक पीरियड है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में आज से लगभग 10,000 साल से लेकर 6,000 साल पहले तक का जो टाइम फ्रेम है वो नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। हिंदी में इसे नवपाषाण काल भी कहते हैं
और इस कालखंड में मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल इस तरीके से करना सीख लिया था कि वो इन पत्थरों को अपने हित के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। इसके जरिए वो खेती बहुत ही आसानी से कर सकते थे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। काटना, छीलना, ये सब तो बहुत ही अब कॉमन बात हो गई थी। हर शेप में वो पत्थरों से टूल बनाने लगे थे। और जब इस पीरियड का अंत होने वाला था, इस न्यूलिथिक पीरियड का, तो वो इसी स्टोन से ही व्हील का आविष्कार भी करने वाले थे। और पहली बार व्हील को वो मिट्टी के पॉटरी बनाने में इस्तेमाल करने वाले थे। कुल मिला के मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज से 10,000 साल से 6,000 साल पहले जो चला न्यूलिथिक पीरियड, उसमें ईरान से आए खेती करने वाले किसान भारत में पहली बार मेहरगढ़ के इलाके में खेती करना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा जो प्रोटो हड़प्पन कल्चर वाले साइट थे जहां पर भारत में खेती होने की शुरुआत हुई थी, उसमें राखी गढ़ी भी है, कालीबंगा है, उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ जगहें हैं। इन सब इलाकों में खेती करना शुरू हो गए थे। कोट दीजी है, ये सब जगहों पर खेती शुरू हो गई थी। और ये लगभग आज से 10,000 से 6,000 साल पहले पहले चला। और यही जो ईरानियन फार्मर थे वो धीरे धीरे अब वेस्ट से भारत के ईस्ट वर्ल्ड पार्ट में बढ़ना शुरू हो गए थे। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और जब इनमें मिक्सिंग होती है तो एक बहुत ही उन्नत सभ्यता भारत में अब एवोल्यूट होने वाली थी। आज से लगभग 5,200 साल पहले, यानी आज से लगभग 3200 ईसा पूर्व, अब भारत के लोग, यही खेती करने वाले लोग, सिविलाइज्ड होने वाले थे। ये ऐसे नगर बनाने वाले थे, इतने बड़े बड़े नगर, जहां पर ग्रिड पैटर्न में हाउसेस थे। घर के अंदर जाने पर भी वहां पर भी प्लांट रूम थे, नालियां थी, सड़क पर चलने के लिए छायेदार पेड़ लगाए गए थे, पानी की पूरी व्यवस्था थी, बड़े बड़े बाथ टब जैसे स्विमिंग पूल बनाए गए थे पब्लिक के लिए। और इन सब चीज की शुरुआत हुई कैसे? आखिर ये सब चीजें हम मनुष्यों को पता कैसे लगा? मतलब आज के हम जो इंडियंस हैं उन्हें ये बात पता कैसे लगी? देखिए, 1826 में एक एक्स ब्रिटिश आर्मी पर्सनल चार्ल्स मेसन ने पूरे भारत का भ्रमण करने का सोचा। और वो भ्रमण करते करते आज के पश्चिम पंजाब वाले इलाके में एक गांव में जाता है, नाम है उसका हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे पर। वहां पर वो एक स्ट्रक्चर देखता है। उस स्ट्रक्चर को देखकर उसे ये लगता है कि ये राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित कोई संरचना है। वो उसे एक पेपर पे उस संरचना का ड्राइंग बनाने लगता है। ये बात धीरे धीरे बाकी ब्रिटेन के लोगों को भी पता लगती है। और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति को इसी हड़प्पा वाले गांव में एक सील मिला, एक मोहर मिली, जिसके ऊपर एक बुल बना था। उस बुल के ऊपर उसका कुबड़, उसका हम्प नहीं निकला हुआ था। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये देखकर उसके दिमाग में ये आया कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन सभ्यता भी हो सकती है। और 1861 में यही अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए और उनका अध्ययन करने के लिए, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन करता है। बस धीरे धीरे ये बातें अब बाकी लोगों को भी पता लगने लगी। बट उतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों का इस साइट के प्रति, क्योंकि उनको लगता था ये बहुत कोई पुरानी जगह नहीं थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को ये लगता था कि जो सील पर बुल था, क्योंकि उसके ऊपर कुबड़ नहीं था, इसीलिए उसे ये लगता था कि ये बुल इंडियन बुल नहीं है, ये कहीं बाहर से सील आया होगा। इंडिया जैसे पिछड़े इलाके में इतनी उन्नत सभ्यता तो कभी हो ही नहीं सकती, उसे ऐसा लगता था। बट जब 1921 में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा नाम के गांव में खुदाई करना शुरू किया तो उसे कुछ बहुत ही चौंका देने वाली चीज दिखी। उसने देखा यहाँ पर बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज मौजूद थी। जैसे जैसे वो यहाँ पर डिग करते गए, उन्होंने पाया कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सभ्यता हो सकती है। और अध्ययन करने पे पता लगा ये लगभग 5,000 साल पुरानी है। फिर उसी तरह 1922 में मोहेंजो दारो नाम की एक जगह पर आर.डी. बनर्जी ने एक्सकेवेशन करना शुरू किया और उन्होंने वहां पर कई सारे मृत कंकालों को पाया। वो एक के ऊपर एक टीले के रूप में व्यवस्थित थे वहां पर उस समय, इसीलिए उस जगह को नाम दे दिया गया मोहेंजो दारो। सिंधी में इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, यानी मृत लोगों का टीला। जब उन्होंने फर्दर इसका खुदाई किया तो पाया कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी सिटी थी। इतनी बड़ी सिटी की किलोमीटर किलोमीटर में फैली हुई थी वो, लगभग 620 एकड़ में। धीरे धीरे ये एक्सकेवेशन से सामने आया है। बट उस समय भी जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले वहां पर, मिट्टी के बर्तन वगैरह, मूर्तियां वगैरह, बहुत सारी चीजें। ये देखकर लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और अंग्रेजों के तो पैरों से जमीन ही खिसक गई मानो। उन्हें ये लगता ही नहीं था कि भारत कोई बहुत प्राचीन सभ्यता वाली जगह है। उन्हें तो इंडियंस बहुत ही नॉन सिविलाइज्ड और अनपढ़ टाइप के लगते थे। इन दोनों साइट्स पर लगभग 1930 तक एक्सकवेशन होता रहा एक अंग्रेज के नेतृत्व में जिसका नाम था जॉन मार्शल। और
क्या क्या चीजें मिली, चलिए पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, सबसे पहला ये मिला है पशुपति सील। ये 1926-1927 के साल में मोहेंजोदारो साइट से मिली थी। ये आज के डेट में न्यू दिल्ली म्यूजियम में है, आप जाकर देख सकते हो, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में जाकर इसे। दूसरा मिला है ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति, जो कि इस समय नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में है। ये भी मोहेंजोदारो से मिला है। तीसरा मिला है ये डांसिंग गर्ल, ये न्यू दिल्ली म्यूजियम में है, नेशनल म्यूजियम में, और ये भी मोहेंजोदारो से मिला है। चौथा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्वास्तिक का सिंबल। ये मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, मोहेंजोदारो साइट से मिला है। ये एकदम कमाल की बात है ना, कोई यकीन ही नहीं करता है कि स्वास्तिक तो आर्यन माइग्रेशन से भारत में आया है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी स्वास्तिक का सिंबल मिला है। आप बाकायदा इसे नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में जाकर देख सकते हो। लिटरली हड़प्पा से क्या क्या मिला है, हड़प्पा से बहुत सारी सील्स मिली है, कोई बुल वाली, कहीं पर बाघ शेर वाली, पीपल के पत्तों वाली, बहुत सारी सील्स मिली हैं यहाँ पर। कुछ पॉटरी मिली है, बीड वाले मालाएं मिली हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक काम करता हूँ, बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ आपको। आज से 3200 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 3200 BCE साल पहले, प्लस उसमें 2000 साल और जोड़ दो तो कितना हो गया, 5200 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है। मतलब शुरुआत इन द सेंस, मतलब वहां पर लोग पहले से ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो अब शहरीकरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अर्बनाइजेशन या फिर कहिए शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। गांव के रूप में तो वो बहुत पहले से ही थे, लगभग 9000 साल पहले से वो सिंधु नदी के आसपास, सबसे पहले मेहरगढ़ जो कि बोलन दर्रा है बलोचिस्तान में, वहां पर खेती किसानी की सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं 9000 साल पुराने। लगभग 3-4 हजार 5000 साल तक तो उस इलाके में सिंधु नदी के आसपास और उत्तर प्रदेश बिहार जैसे इलाकों में भी इसके प्रमाण मिले हैं कि आज से 9-10 हजार साल पहले इस भारत वाले पूरे भूखंड में खेती की शुरुआत हो गई थी, वो भी इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो शहरीकरण होगा है, गांव से शहर की तरफ बढ़ना, नए नए शहर बनाना, वो आज से लगभग 5200 साल पहले से शुरू हो गया था। तो हड़प्पा काल का या फिर कहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शहरीकरण का जो पहला फेज है, वो आज से लगभग 3200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2600 ईसा पूर्व तक का है। इसमें धीरे धीरे ट्रांजिशन का पीरियड होता है और अर्बन टाउन का निर्माण होना शुरू होता है। तो अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो 3 फेज में बटा हुआ है। जो पहला फेज है उसे कहते हैं अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आज से 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक चला था। और ये टेक्निकली ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था। चाल्कोलिथिक एज, यानी वो एज जिस एज में मनुष्य ने कॉपर को ढूंढ लिया था और साथ ही साथ पत्थरों का इस्तेमाल करके भी वो टूल बनाते थे, मतलब तांबे का उपयोग करके भी टूल बनाते थे और स्टोन का इस्तेमाल करके भी टूल बना सकते थे। चाल्कोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉपर, और लिथिक भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर। तो चाल्कोलिथिक का मतलब होता है ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबा और स्टोन दोनों का यूज किया जाता था। ये श्योर बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन अर्ली एज जो कि अर्ली हड़प्पन पीरियड है, उसमें तो यही देखा गया है। इसमें ये देखा गया है कि मेहरगढ़ का जो इलाका था, जहाँ पर अर्ली ईरानियन फार्मर आकर वहां पर खेती कर रहे थे और थोड़े बहुत मिक्स हो गए थे एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ एशियन से या साउथ एशियन हंटर गैदरर से, वो अब धीरे धीरे अपनी खेती बाड़ी वाले इलाके को छोड़कर, जो कि पहाड़ों के ऊपर था, बलोचिस्तान के मेहरगढ़ का इलाका बोलन दर्रा के पास, वहां से आकर वो अब नदियों के किनारे आ रहे थे, सिंधु नदी के किनारे और सरस्वती नदी के किनारे, या फिर जिसे कह सकते हैं घग्गर हाकरा रिवर, वहां के किनारे आने लगे। वहां पर वो बड़े बड़े गांव का निर्माण करने लगे, बहुत ढेर सारे पशुओं को पालने लगे। कॉटन की तो खेती बहुत पहले से ही हो रही थी मेहरगढ़ में, अब वो और ज्यादा अमाउंट में खेती करने लगे। वीट, बार्ली, मटर की खेती और खजूर उगाना, ये सब तो बहुत आम बात हो गई उस समय। और वो मिट्टी के बर्तनों पर तरह तरह की पेंटिंग करने लगे। क्योंकि उन्हें पहली बार कॉपर मिल गया था, इसलिए वो कॉपर का इस्तेमाल एज अ पेंट के रूप में करते थे मिट्टी के बर्तनों के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए। और काली बंगन हो गया, कोट दीजी हो गया, बनावली हो गया, ढोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये सब, या फिर भारत में कुणाल हो गया या फिर आमरी हो गया, ये सब अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं। और जब कोट दीजी में यहाँ पर ह्यूमन आता है तो कोट दीजी एक ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है अर्ली हड़प्पन साइड और मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब देखिए, लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर आज से लगभग 1900 ईसा पूर्व तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका मैच्योर पीरियड शुरू होता है। वो पीरियड जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर होता है, बिल्कुल बहुत ही विकसित हो जाता है। और विकसित
इसलिए होता है क्योंकि ये एक ब्रॉन्ज एज है। इसमें मनुष्य ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना सीख लिया था। ब्रॉन्ज होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो तो कॉपर का इस्तेमाल करता ही था। कॉपर वो बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया था। लेकिन जब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज आता है तब यहाँ पर मौजूद मनुष्य जो है वो कॉपर का इस्तेमाल तो करते ही थे, साथ ही साथ उसमें टिन को मिलाकर वो ब्रॉन्ज बनाना सीख लिए थे, यानी कांस्य का निर्माण करना उन्होंने सीख लिया था। इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं। मतलब ये अब कांस्य का इस्तेमाल करके टूल बनाने लगे थे, खेती के कई तरीके के उपकरण बनाने लगे थे, काटने छाटने इन सब के लिए वो तरह तरह के टूल का निर्माण करने लगे थे और हथियारों का निर्माण भी करने लगे थे। ब्रॉन्ज चूंकि ज्यादा कठोर होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है कॉपर से, इसीलिए इसका इस्तेमाल वो तरह तरीके के अपने काम को निकालने के लिए कर सकते थे। देखिए, जैसे ही मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज आता है, एक बहुत लार्ज कह सकते हो कि आप शहरीकरण का निर्माण होना शुरू होता है। मोहेंजोदारो जो कि सबसे बड़ी साइट है 620 एकड़ में, अब तो राखीगढ़ी कही जा रही है, उसका निर्माण होना शुरू हो गया था। उस टाइम पे राखीगढ़ी का निर्माण भी शुरू हो गया था, या कहिए निर्माण हो चुका था। हड़प्पा का जो विलेज है वहां पर भी बड़े बड़े नगर का निर्माण होने लगा था। धोलावीरा, लोथल, इन सब में अब बड़े बड़े शहरों का निर्माण होने लगा था। सब में बड़ी बड़ी नालियां थी, बड़े बड़े बाथरूम थे, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। बिल्कुल ग्रिड साइड में सिटी डेवलप की गई थी। सिटी इस तरीके से डेवलप की गई थी कि एक लोअर सिटी होती थी और एक अपर सिटी होती थी जिसमें सिटाडेल बना था। बिल्कुल फोर्टिफिकेशन किया हुआ एक किला जैसा एक स्ट्रक्चर, जिसमें बड़े बड़े लोगों की मीटिंग होती थी। शायद राजा भी बैठते हो, कुछ पता नहीं इसके बारे में। बिजनेस होती थी, बड़ी बड़ी ट्रेड के अपॉर्चुनिटी वहां मिलते थे। और जो वर्कर टाइप के लोग थे या फिर जो नॉर्मल पीपल थे, जो आम लोग थे, वो लोग इस लोअर सिटी में रहते थे। सिटी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई थी ताकि कोई भी जंगली जानवर ना आ सके और बाढ़ से सिटी को बचाया जा सके। इस लेवल की प्लानिंग उस समय होती थी। मूर्तियां बनाई जाने लगी, कांस्य की मूर्ति बनाई जाने लगी, जो कि आपको मिली है। डांसिंग गर्ल वगैरह, प्रीस्ट वगैरह जो मिले थे वो सब इसी फेज के ही हैं। मेसोपोटामिया में या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। लापिस लजूली एक स्टोन है, उसके थ्रू ऐसा माना जाता है कि ट्रेड होता था उस समय। तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, ऐसा वाला जो बार्टर सिस्टम होता है। सामान के एक्सचेंज के बदले में 2 भेड़ दोगे तो 1 किलो चावल दूंगा। और जब भी ये ट्रेड करते थे तो सामान को मेजर करके देते थे। इनका एक मेजरमेंट सिस्टम भी था उस जमाने में। ये जो भी फसल उगाते थे उसको एक स्पेसिफिक जगह पर स्टोर करते थे। साथ ही साथ ये अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते थे। अभी शुरुआती रिसर्च में तो यही पता लगा है कि वो अपने प्रियजनों को दफनाते थे, क्रीमेशन करते थे, उत्तर में सिर करके दक्षिण की तरफ पैर करके उन्हें दफनाते थे। साथ ही साथ कुछ गहने वगैरह भी उनके साथ दफनाते थे। बहुत सारी जगहों पर, जैसे हरियाणा में बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, और राजस्थान में जो कालीबंगन हो गया, वहां पर हवन कुंड के प्रमाण भी मिलते हैं। पता नहीं हवन कुंड है कि नहीं, लेकिन हवन कुंड जैसा कुछ है वहां पर। धोलावीरा में भी एक बहुत ही विकसित सिटी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही प्लान्ड है, 3 फेजेस में बटी हुई है, मतलब 3 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के साथ वो बनी हुई है। बहुत सारी बातें हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अगर बताने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम बस इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो तीसरा फेज है, जिसे कहते हैं लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में जानते हैं, जो कि लगभग 1900 BCE से लेकर 1300 BCE तक ये चला था। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन करने लगी थी, मतलब धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अब अंत होने वाला था। ये वो टाइम है। अब हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मत है इस बात पर कि ये जो इतनी पुरानी सभ्यता थी वो डिक्लाइन कैसे हुआ। क्योंकि इसका जो डिक्लाइन पीरियड है वो 1900 BCE से लेकर 1300 BCE तक चला था। मतलब साफ साफ ये बात बताता है कि इसका जो डिक्लाइन हुआ है वो ग्रेजुअली हुआ है, बिल्कुल अचानक से नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा सबसे प्रचलित जो मत है वो है बाढ़ का। क्योंकि ये जो सारी की सारी सभ्यताएं थी मोस्टली वो नदियों के किनारे थी, जैसे रावी हो गया, सतलज हो गया, सिंधु नदी हो गई या उसकी सहायक नदियां हो गई, उसके किनारे थी, इसीलिए यहाँ बाढ़ बहुत आते थे। तो चूंकि बाढ़ बहुत आती थी इसलिए ये लोग अपने कल्चर को सरवाइव नहीं कर पाए, या कहिए सिविलाइजेशन को यहाँ पर। दूसरा है कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप वगैरह। तीसरा है, वो भी बहुत प्रचलित है, कोई भयानक बीमारी जैसे मलेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, ये सब बीमारियां फैल गई जिसके वजह से ये सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई। और चौथा है जो कि बिल्कुल बेसलेस मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, बल्कि जो नए नए जेनेटिसिस्ट हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सब यही बताते हैं कि ये चौथा कारण तो कदापि
नहीं हो सकता है, वो है आर्यन इन्वेजन या फिर आर्यन माइग्रेशन थियरी। ये जो आर्यन इन्वेजन या फिर आर्यन माइग्रेशन थियरी है, इसका कहना यह है कि आज से लगभग 3500 साल पहले, मतलब आज से 1500 BCE पहले सेंट्रल एशिया से एक गोरे लोगों की टुकड़ी आई जिन्हें आर्यंस कहते हैं। वो अपने साथ संस्कृत भाषा लाए, घोड़े लाए, रथ लाए, बहुत सारी चीजें लाए और उन्होंने इन इंडस वैली सिविलाइजेशन को मार दिया और यहाँ पर अपने कल्चर को स्टैब्लिश किया। इससे पहले अंग्रेजों का ये कहना है कि भारत में इतना दम नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर सके। भारत के लोगों में इतना दम ही नहीं कि यहाँ पर गोरे लोगों की स्किन पहले से ही मौजूद हो, और भारत की भूमि भी ऐसी नहीं कि यहाँ पर घोड़े। बट जो रिसेंट स्टडीज हैं, जो अभी भारत के आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं पिछले 10-15 साल में, चाहे राखी गढ़ी के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या जो भी चीजें मिली हैं, कंकाल वगैरह, उससे तो यही पता चलता है कि आर्यन इन्वेजन जैसी कोई थ्योरी पॉसिबली हो ही नहीं सकता, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले जो भी फॉसिल हैं और आर्यन इन्वेजन थ्योरी की जो बातें बताई जा रही है जिससे में आर्यन यहाँ पर आए होंगे, वो टाइम फ्रेम मैच नहीं कर रहा है। तो युद्ध के थ्रू इसका जो पतन होना ये बिल्कुल नामुमकिन सा दिख रहा है। और रिसेंट में जो राखी गढ़ी के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका तो ये भी कहना है कि वो भी कुछ साल के अंदर ही ये साबित कर देंगे कि जो जीन अंग्रेज ये कहते हैं कि सेंट्रल एशिया या यूरोप की जीन है, R1A1 जीन, वो बाकायदा इंडिया में इवॉल्व हुई है, बाकायदा वो इंडिया की, साउथ एशिया की नेटिव जीन है। और इसको लेकर वो कुछ साल के अंदर इसका एक रिसर्च पेपर भी लाने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन है उसके बारे में अभी भी बहुत सारा मतभेद है। ये जो शब्द है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन, इसका मतलब ये नहीं कि सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई, अब वो लोग हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कहने का मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर पीरियड था, जो बड़े बड़े शहर बना रहे थे लोग, वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ गए और लोग धीरे धीरे दोबारा से ग्रामीण वाली सभ्यता का निर्माण करने लगे। और इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही ग्रामीण कल्चर का निर्माण करना शुरू कर दिए थे और बाकायदा इसे जेनेटिकली भी प्रूव किया गया है। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्बनाइजेशन है वो अब धीरे धीरे गिरने लगा, तो फिर कौन कौन से कल्चर आए हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो उत्तर पंजाब वाला इलाका है, वहां पर अब सिमेट्री एच कल्चर नाम का एक संस्कृति डेवलप्ड होने लगी। यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो वाला इलाका है वहां पर झुकार नाम का कल्चर डेवलप होने लगा। यहाँ गुजरात में रंगपुर का कल्चर डेवलप होने लगा जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने कोलैप्स पर आने लगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसी टाइम फ्रेम में ही जो अपर गैंगेटिक प्लेन है, गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, मथुरा वाला, आगरा वाला और ये जो कानपुर के बीच वाला जो इलाका है, वहां पर एक नए कल्चर को ढूंढा गया है। वो है ऑक्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर। ये जो कल्चर है, मैंने बताया कि अपर गैंगेटिक प्लेन और जो गंगा यमुना का दोआब है वहां पर स्टैब्लिश हुआ। इसमें जो है ऑक्रे कलर, जो कि रेड का ही एक टाइप है, उस कलर के पॉटरी बनते थे। ये जो मैंने आपको कल्चर बताया है लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के, चाहे वो सिमेट्री एच कल्चर हो, रंगपुर का हो, जुकार कल्चर हो और इंक्लूडिंग मान लो ओक्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर है, ये सब 2000 BCE से लेकर लगभग 1500 BCE तक चले थे। जैसे सिमेट्री एच जो कल्चर है, इसमें एक एच टाइप का कब्र मिला है यही हड़प्पा के आसपास, तो इसीलिए इसे सिमेट्री एच कल्चर का नाम दे दिया गया है। इसमें दरअसल एक घड़े के अंदर शव के राख का प्रमाण मिला है, जो ये बात पुख्ता करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही शवों को जलाने की प्रथा थी। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को वेस्टर्न यूपी के बागपत जिले के बड़ौत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन साइट मिली, जहां पर उन्हें खुदाई में रथ मिला है। बाकायदा ये रथ आप नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया यानी न्यू दिल्ली में जाकर देख सकते हैं। ये रथ लगभग आज से 4000 साल पहले से लेकर लगभग 3800 साल पुराना है और बताया जा रहा है कि ये आर्यन माइग्रेशन से भी 500 साल पहले का है। और ये सब चीजें पुख्ता प्रमाण हो सकती हैं इस बात का कि आर्य बाहर से भारत में नहीं आए हैं, वो यहाँ के नेटिव हैं, क्योंकि आज से 4000 साल पहले एक रथ का मिलना, वो भी आर्यन माइग्रेशन के टाइम फ्रेम से बहुत पहले का, ये साबित कर रहा है। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो बाकायदा आप न्यू दिल्ली के म्यूजियम में जाकर इस चीज को देख सकते हैं। और ये बाकायदा हड़प्पन सिविलाइजेशन के फॉल होने के बाद की बात है। खैर, ये सब बहुत ज्यादा रिसर्च की बात है। तो कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन करने लगा था, तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट जो है इवैक्यूएशन हो गया था, बल्कि वो कल्चर कंटिन्यू रहा और दूसरे फॉर्म में इवॉल्व हो गया, मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में इवॉल्व हो गया। और जहां तक रिसर्च बता रही है कि ये दूसरे क्षेत्रों में माइग्रेट कर गए, जैसे वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ईस्टर्न जो राजस्थान हो गया और जो अवध वाला
वाला इलाका है वहां पर ये माइग्रेशन हो चुका था, ऐसा इसका प्रमाण है। बट प्रमाण ये भी मिलता है कि जब ये लोग गैंगेटिक प्लेन में आए तो वहां पर भी गंगा और यमुना के मैदानों में फ्लड आते थे, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा समय तक किसी एक स्थान पर रहकर 100 साल से ज्यादा के समय पर रहकर वो कहीं पर भी कल्चर डेवलप नहीं कर पाए थे, सिविलाइजेशन डेवलप नहीं कर पाए थे, और ये मेनली बाढ़ के वजह से हुआ था। तो इतना हम जान गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी जो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस समय भी लोग थे, उसी कल्चर में जीते थे, और ये बाकायदा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही थे। अब थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि 1500 BCE के बाद हमारे देश में हुआ क्या, और अंग्रेजों ने मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाई है भारत को लेकर। उन्हें इस बात का भरोसा क्यों नहीं है कि भारत जैसे क्षेत्र में गोरे लोग हो सकते हैं और ज्यादा सिविलाइज्ड होकर रह सकते हैं और बहुत पुराने हो सकते हैं। देखिए, अंग्रेजों का एक मनगढ़ंत कहानी है कि आज से लगभग 1500 BCE साल पहले सेंट्रल एशिया से, ब्लैक सी के उत्तर से कुछ घुड़सवार लोग जो कि गोरे गोरे थे वो भारत में एंटर करते हैं वाया ईरान के रास्ते। अब उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को मारा कि नहीं मारा, उनसे युद्ध किया कि नहीं किया, इसके कोई प्रमाण 100% नहीं मिले हैं। उनका जो माइग्रेशन हुआ वो भारत में नई जीन लेके आया, R1A1 जीन, और वो बहुत थोड़े से थे। उन्होंने ही भारत में हिंदुइज्म लाया, ऋग्वेदिक कल्चर लाया, और जितने भी एडवांस किस्म के जो कहानियां, कथाएं, मंदिर बनाने की जो कलाएं, वो सब भारत में बाहर के लोगों ने लाया, विशेषकर से यूरेशियन लोगों ने लाया, गोरे लोगों ने लाया, और भारत के लोकल लोगों में तो इतना दम कभी था ही नहीं, ऐसा ब्रिटिश लोगों का मानना था। पहले एक बार हम इस थियरी को देखते हैं, फिर आगे की हम बात समझते हैं। देखिए, ये थियरी कहती क्या है। ये थियरी ये कहती है कि आज से लगभग 5300 साल पहले, मतलब आज से लगभग 3300 BCE साल पहले, एक बहुत ही यूनिक कल्चर इवॉल्व हुआ कैस्पियन सी और ये जो ब्लैक सी है इसके नॉर्थ में। ये स्टेपी के घास के मैदान है जहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, बिल्कुल चिकनी जमीन होती है, उसमें घास उगी हुई रहती है। ये जो जमीन है ये कैटल्स को पालने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यहाँ पर शीप, बकरियां और घोड़े, इन सबको पालने के लिए यहाँ पर बहुत ही अनुकूल वातावरण है। तो इस थियरी के मुताबिक आज से लगभग 3300 BCE से लेकर 2600 BCE तक एक ऐसे लोग यहाँ रहते थे जिनका हैप्लोग्रुप R था। वो घोड़े पालते थे, बकरियां पालते थे, भेड़ पालते थे, और उन्हें ही मारकर खाते भी थे। ये खेती नहीं करते थे और सर्कुलर हाउस बना कर रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, बिल्कुल खाना बदोश की तरह। इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं था, और अपने परिजनों को मरने के बाद एक पिट ग्रेव में ब्यूरियल करते थे। कुछ साल बाद, लगभग 300-400 साल बाद, ये माइग्रेट कर जाते हैं ईस्टवर्ड और एक इवॉल्व कल्चर को, इससे ज्यादा एवोल्यूटेड कल्चर को जन्म देते हैं। वो कल्चर है यहाँ पर सिंताष्टा कल्चर नाम का। ये जो सिंताष्टा कल्चर है ये यमुनाया से थोड़ा एक कदम आगे था, क्योंकि ये अब रथ का निर्माण करने लगे थे, चैरियट्स का निर्माण करने लगे थे। और इनका जो कल्चर है सिंताष्टा वाला, वो लगभग 2200 BCE से लेकर 1800 BCE तक चला, और ये R1A जीन वाले लोगों में इवॉल्व हो चुके थे, इनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका था। फर्दर 300-400 साल बाद ये बहुत ज्यादा नहीं टिकते थे, तो 300 या 400 साल बाद ये फिर से वहां से साउथवर्ड माइग्रेट होते हैं और एक नया कल्चर फिर से इवॉल्व करते हैं, थोड़ा ज्यादा एडवांस। वो था ऑन्ड्रोनोवो कल्चर, जो कि आज का सेंट्रल एशिया वाला इलाका, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, साउथ कजाकिस्तान, ये सब वाला इलाका। ये जो कल्चर है ऑन्ड्रोनोवो कल्चर, ये लगभग 2000 BCE से लेकर 900 BCE तक चला था। अब इस थ्योरी का ये कहना है कि लगभग आज से 1500 ईसा पूर्व, यानी लगभग 3500 साल पहले, इन्हीं ऑन्ड्रोनोवो कल्चर में से एक टुकड़ी जाती है ईरान की तरफ और एक टुकड़ी आती है भारत की तरफ। भारत में ये आर्य कहलाए। भारत में आने के बाद इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को लाया, भारत में नए कल्चर को लाया, अपनी पॉटरी स्टाइल। मेनली ऐसा कहा जाता है कि ग्रे पेंटेड जो पॉटरी थी, ग्रे पेंटेड वेयर कल्चर, वो आर्यंस ने लाया था। जो जेनेटिक्स है, R1A1 जीन, गोरे लोगों का आगमन पहली बार भारत में यही लोग लाए थे। संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने ही लाया। शवों को जलाना, एडवांस मंदिर का संरचना बनाना, ये सब आर्यन ने लाया। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। अब कुछ का ये मानना है कि यही आर्यन माइग्रेशन होने के कारण से भारत में हिंदू धर्म आया। इससे पहले हिंदू धर्म नहीं था। भले से ही कितने भी प्रमाण दे दिए जाएं, पशुपति सील के, स्वास्तिक के चिन्ह के, कुछ अनुमानित, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा
है कि हवन कुंड भी मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन उसे प्रमाण नहीं माना जा रहा है। इस थियरी तक ये माने तो भारत का जो मूल हैप्लोग्रुप है वो हैप्लोग्रुप H है, हैप्लोग्रुप L है। ये दो हैप्लोग्रुप ही मूलतः भारत का मूल हैप्लोग्रुप है और R1A1 भारत का मूल हैप्लोग्रुप नहीं है, बट रिसेंट स्टडी कुछ अलग ही बताती है। ब्राह्मणों में भी हैप्लोग्रुप H है, हैप्लोग्रुप L है, वो भी डोमिनेंटली है। 100% ब्राह्मणों में नहीं है, कुछ में है। इवन कुछ ब्राह्मणों में R2 हैप्लोग्रुप भी है जो भारत में नेटिवली ही इवॉल्व हुआ है। जैसे जो यूपी बिहार के ब्राह्मण हो गए, साउथ इंडियंस ब्राह्मण हो गए, उनमें हैप्लोग्रुप H ज्यादा प्रेवलेंट है। और पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है उनमें ही ज्यादातर R1A1 देखा गया है। कुछ रीसेंट स्टडी तो ये बताती हैं कि भारत में जो बाहरी आक्रमण हुए भी हैं वो लगभग 500 से 600 BCE के टाइम में है। मतलब जिस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म ये सब फैल रहा था, जब इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का या फिर महावीर का, उस समय आक्रमण हुए थे, मेनली शकों का आक्रमण। अब ये बातें कितनी सही हैं ये तो अब स्टडीज ही बताएंगी। आने वाले 10 सालों में स्टडीज क्या कहती हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जितना मैं वीडियो बना चुका हूँ उसके अनुसार भारत में मैं कौन कौन से हैप्लोग्रुप आपको बता चुका हूं, हैप्लोग्रुप H और हैप्लोग्रुप L। हैप्लोग्रुप L का आना थोड़ा सा अभी ठीक क्लियर नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र में और गुजरात में ज्यादा पाए जाते हैं हैप्लोग्रुप L वाले लोग। और इंडस वैली के अर्बन लोगों का हैप्लोग्रुप भी मे बी हैप्लोग्रुप L ही था, बट जो एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जीन है उसमें हैप्लोग्रुप L का शायद नाम उतना नहीं आता है, कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है। एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जीन में हैप्लोग्रुप H का ही नाम आता है, जो कि ज्यादातर आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं और साउथ इंडियंस है, उनका ही नाम है। और हैप्लोग्रुप R1A1 ये मैंने आपको भारत में बता दिया है। और चूंकि ईरानियन एंसेस्ट्री भी है थोड़ी सी भारत में, इसलिए हैप्लोग्रुप J2 का भी मिक्स है भारत में, लेकिन बहुत थोड़ा सा। और थोड़ा सा और अपडेट कर दूं तो लगभग 1500 BCE से लेकर लगभग 700 BCE तक के समय में कुछ नए कल्चर भी इवॉल्व हुए थे। अब वो आर्य माइग्रेशन से ही थे या फिर नेटिव थे, इस पर थोड़ा सा संघर्ष है अभी, बट जहां तक मुझे पता है ये हड़प्पन कल्चर का ही कंटिन्यूटी था। ये है रेड एंड ब्लैक वेयर कल्चर और एक है ग्रे पेंटेड वेयर कल्चर, जो कि शायद मे बी आर्यों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस थियरी के मुताबिक जब आर्यों का भारत में आगमन हो गया था तो मेजॉरिटी ऑफ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे जिनकी जेनेटिक्स AASI यानी एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो जीन थी वो अब साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट हो गई और एक नई एंसेस्ट्री क्रिएट हुई जिसे कहा गया एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ASI। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग नॉर्थ में ही रह गए, वो आर्यों के आने से उनमें एक मिक्सिंग हुई और एक नया एंसेस्ट्री क्रिएट हुआ जिसे कहा गया एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस। और जो पूरब का इलाका था भारत में, बंगाल वगैरह, बिहार वगैरह, झारखंड वगैरह, वहां पर मिक्सिंग बहुत कम हुई, इसीलिए वहां पर ज्यादा प्रिमिटिव जीन्स, एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जीन्स ज्यादा मिलती है भारत में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह जो इलाका है, बंगाल वगैरह में ज्यादा मिलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक्स कहिए या फिर लोगों का आगमन कहिए भारत में हुआ था पूरब की तरफ से, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से हुआ था। राइस फार्मिंग लोग थे ये लोग और साउथ ईस्ट एशिया से ये लोग भारत में आए थे। हैप्लोग्रुप O था इनका। और ये आजकल के डेट में संथाल और मुंडा जैसे लोग हैं जो कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में रहते हैं। और इन लोगों को ऑस्ट्रो एशियाटिक पीपल कहा गया, जिनका भारत में आगमन लगभग आज से 4000 से लगभग 3500 साल पहले हुआ था पूरब के साइड से। इसी तरह इसी टाइम फ्रेम में म्यांमार के रास्ते तिब्बतो बर्मन लोगों का माइग्रेशन होता है लगभग 4 से 3500 साल पहले ही। और जो नॉर्थ ईस्ट में मंगोलॉयड टाइप के लोग हैं जिनकी आंखों के ऊपर एपिकेंथिक फोल्ड है चाइनीज लोगों की तरह, वो भारत में आए। इनका हैप्लोग्रुप O2A1A है और हैप्लोग्रुप D भी है, क्योंकि जो तिब्बत के रहने वाले हैं उनमें हैप्लोग्रुप D है जो कि बहुत ही पुराना हैप्लोग्रुप है। तो इस तरीके से आज से लगभग आप मान के चलो 3000 साल पहले भारत में 4 मेजर माइग्रेशन हो चुका था। पहला माइग्रेशन था अफ्रीका से आए हुए लोग, जो कि सबसे पुराने लोग हैं भारत में 60,000 साल पहले, जिसके वजह से हैप्लोग्रुप H, L, M ये सब आ चुका था भारत में। दूसरा माइग्रेशन होता है ईरानियन नियोलिथिक फार्मर का, जिनका हैप्लोग्रुप J2 था। तीसरा माइग्रेशन ऐसा तथा कथित है,
कोई प्रूफ तो नहीं है इसका, लेकिन वीडियो में बताने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है सेंट्रल एशिया से हैप्लोग्रुप R, हैप्लोग्रुप R1A1 चौथा माइग्रेशन होता है ईस्ट डायरेक्शन से हैप्लोग्रुप O2A1A और हैप्लोग्रुप D का, जो कि तिब्बतो बर्मन लोग हैं और साउथ एशियन राइस फार्मर लोग हैं। इस हिसाब से भारत में ह्यूमन कंटिन्यूसली 60,000 साल से रह रहे हैं। बट होप हम ये करते हैं कि आने वाले सालों में नई रिसर्चेस सामने आएंगी, नई फाइंडिंग्स सामने आएंगी जो पूरे दुनिया को बदल के रख देंगी। फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, कुछ कमेंट करना, अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना।